नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यह घटना 16 फरवरी 2025 की है। मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी के गांव लिधौरा निवासी संजीव त्रिपाठी की बेटी सोनाली त्रिपाठी 14 फरवरी को अपनी 5 साल की बेटी के साथ ममेरे भाई की शादी में गई हुई थी। उसकी ससुराल उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी के शिव परिवार कॉलोनी में थी। पति संदीप बुधौलिया विवाह में शामिल नहीं हो पाया था, हालांकि वह बारात के दिन आने वाला था। परिवार के लोग, सभी रिश्तेदार शादी के माहौल का आनंद ले रहे थे। वे एक दूसरे से मिलते जुलते हुए अपनी अपनी बातें कर रहे थे। कईयों का तो पहली बार मिलना जुलना हुआ था, तो कुछ रिश्तेदारों ने सोनाली की बेटी रिंकी को पहली बार देखा था। वे उसकी चंचलता, मासूमियत, सुंदरता और बातूनी व्यवहार से बहुत प्रभावित हो रहे थे। रिंकी की एक और आदत लोगों की निगाह में बसी हुई थी। असल में कहीं से उसे रंगीन पेंसिलों का पैकेट हाथ लग गया था। वह उसी से दीवारों पर जहां-तहां आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर कुछ रेखाचित्र बनाती रहती थी। उन रेखांकनों के बारे में जब कोई पूछता कि ये किन की है, तब वह चंचलता के साथ बताती कि ये नाना की है, ये नानी की है, ये हलवाई की है, ये मौसी की है, वगैरह वगैरह। उसकी बातें सुनकर लोग और भी हैरान हो जाते और उन रेखाचित्रों से परिवार में मौजूद लोगों को जोड़ने लगते। फिर कहते थे, मेरी भी एक फोटो बना दो। इस पर मचलती हुई वह कहती, ऐसे नहीं, पहले मेरे सामने कोई काम करो या फिर डांस करो। वह शादी के माहौल में लोगों का अलग तरह से दिल बहला रही थी। सभी का मनोरंजन हो रहा था। बदले में लोग उसे भी प्यार से खाने पीने की चीजें दे रहे थे। उसकी मांगें तुरंत पूरी कर देते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। सोनाली भी अपनी बेटी रिंकी को खुश देखकर काफी संतुष्ट थी। उसने रिंकी को इस तरह चहकते फुदकते अपनी ससुराल में शायद ही कभी देखा था। वहां उसे लोग अक्सर डांटते डपटते रहते थे, जबकि उसे यहाँ काफी दुलार प्यार मिल रहा था। वह सोचने लगी थी कि कितना अच्छा होता जो उसे ऐसी और शादियों में जाने का मौका मिले। रात को सोते समय वह रिंकी को मिल रहे लोगों के प्यार के बारे में काफी देर तक सोचती रही थी। अगले रोज 16 फरवरी 2025 को उसकी आंखें मोबाइल की घंटी से खुली। रिंकी ही मोबाइल हाथ में लिए उसके पास खड़ी थी। वह बोली, मम्मी, मम्मी, पापा का फोन आ रहा है। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड ही बात हुई। पति संदीप बुधौलिया का फोन सुनकर वह कुछ पल के लिए दंग रह गई। फोन कट किया और एक और रख दिया। वह एकदम से शांत हो गई और अपना सिर ऊपर उठा लिया। सोनाली अपना सामान समेटने लगी। सोनाली की मम्मी ने उसे कपड़े समेटते देखा तो वह चाहकर भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि तबीयत खराब की खबर पाकर उसका ससुराल जाना भी जरूरी था। मामा मामी सभी स्तब्ध थे। सभी उसे कैसे रुकने के लिए कहते। सोनाली ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और दूसरे हाथ से ट्रॉली बैग खींचती हुई अपने मामा के घर से विदा हो गई। शाम होने से पहले वह अपनी ससुराल पहुंच गई थी। वहां एकदम शांति का माहौल था। उस वक्त पति भी घर पर नहीं था। परिवार में लोगों से हालचाल पूछा, बीमारी के बारे में पूछा। सभी ने कहा, यहाँ तो कोई बीमार नहीं है। सोनाली को समझने में देर नहीं हुई। वह गुमसुम अपने बेडरूम में गई और औंधे मुंह गिरकर रोने लगी। पीछे पीछे रिंकी भी आ गई। बोली, क्या हुआ मम्मी? पापा कहाँ हैं? रिंकी की मासूमियत भरी बातें सुनकर वह बेड पर उठ बैठी। उसे बाहों में भर लिया। सुबकती हुई बोली, कुछ नहीं, मेरी बच्ची।
यहाँ कोई बीमार नहीं है। हमें बहाने से बुलाया गया है। सोनाली उसे मामा के घर से लाई कुछ मिठाई और नमकीन रिंकी को खाने के लिए दी। रिंकी का मन खाने को नहीं हुआ। वह बेड पर चली गई। कब उसे नींद आ गई, सोनाली को भी नहीं पता चला। सोनाली उदास मन से घर में बिखरी चीजों को सहेजने लगी। इस बीच उसकी पति से फोन पर बात हो गई। उसकी पसंद का खाना पकाने के बाद अपने कमरे में चली गई। सो रही रिंकी के सिर को सहलाया और उसकी बगल में बैठ गई। रात को संदीप देर से आया। आते ही सोनाली बिफर पड़ी। गुस्से में बहाने से बुलाने का कारण पूछा। उसका गुस्सा देखकर संदीप भी उसी लहजे में बातें करने लगा। डपटते हुए उस पर ही मनमर्जी करने का आरोप मढ़ दिया। सोनाली ने जब घर परिवार और समाज का हवाला दिया तो संदीप और भी आक्रोश से भर गया। माँ बाप और मायके वालों पर अधिक ध्यान देने का आरोप लगा दिया। गुस्से में सोनाली भी जवाबी आरोप लगाते हुए बोली कि वह अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देता है। बेटी की बात आते ही संदीप बोला, तुम्हारा बाप कौन अपनी बेटी दामाद पर ध्यान दे रहा है? 2 साल हो गए, गाड़ी देने के वादे से मुकर गया। सोनाली का जवाबी हमला सुनते ही संदीप आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में उस पर हाथ उठा लिया। सोनाली उसका हाथ पकड़ती हुई बोली, खबरदार, जरा भी कुछ हुआ तो मैं अभी थाने चली जाऊंगी। भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। दोनों के बीच जबरदस्त तू मैं होने लगी। उनकी तेज आवाज से रिंकी की अचानक आंखें खुल गईं। बोली, क्या हुआ मम्मी? पापा आ गए। कुछ नहीं रिंकी, सो जाओ, सोनाली प्यार से बोली। जबकि संदीप डपटता हुआ बोला, चुपचाप सोई रह, वरना एक झापड़ दूंगा। डांट सुनकर रिंकी कंबल में दुबक गई। मम्मी पापा की बातें साफ सुनाई दे रही थी। कंबल के भीतर से ही झांक कर मालूम करने की कोशिश करने लगी कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन यह क्या, कमरे में उसके मम्मी पापा के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। उसके पापा ने मम्मी के दोनों हाथ पीछे की ओर पकड़ रखे थे। मम्मी हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल में ही पापा का एक हाथ मम्मी की गर्दन पर था। वह एक हाथ से मम्मी के दोनों हाथ पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से गर्दन दबाए जा रहे थे। मम्मी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कमजोर बनती जा रही थी। उसकी आवाज भी कम होने लगी थी। वह औंधे मुंह बेड पर गिर गई। पापा उसकी पीठ पर जमकर बैठ गए और दोनों हाथों से मम्मी का गला दबाते रहे। मम्मी छटपटाती रही। कुछ समय में ही छटपटाहट बंद हो गई। पापा वहां से उठकर कमरे से बाहर चले गए। रिंकी यह सब देखकर सहम गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि मम्मी को क्या हुआ। वह डर से मम्मी को आवाज भी नहीं दे पा रही थी। रिंकी ने देखा कि थोड़ी देर में उसके पापा एक रस्सी लेकर कमरे में आए। पापा को कमरे में आया देखकर उसने कंबल में खुद को छिपा लिया। डर गई कि कहीं वह उसकी पिटाई ना कर दे। उसने महसूस किया कि बेड पर कुछ हलचल हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब हलचल शांत हो गई, तब रिंकी ने डरते हुए कंबल के भीतर से झांक कर देखने लगी। बेड पर कोई नहीं था। सोचने लगी कि मम्मी कहाँ गई। पापा भी नहीं नजर आए। वह कहाँ गए, यह जानने की जिज्ञासा में उसने कंबल से अपना चेहरा निकाला। उसने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई। जैसे ही रिंकी की नजर ऊपर की ओर गई, उसकी चीख निकल गई। उठ बैठी। अपने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। उसकी मम्मी कमरे में पंखे से झूल रही थी। वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। अगले रोज 17 फरवरी 2025 को संदीप ने अपनी ससुराल में फोन कर सूचना दी कि सोनाली ने बीती रात खुदकुशी कर ली है।
सोनाली के फैमिली वाले भागे भागे मौके पर पहुंचे। रोती बिलखती बच्ची रिंकी को संभाला। वह अपने नाना नानी की गोद में दुबक गई। धीमी आवाज में बोली, पापा ने मम्मी को मार दिया है। यह सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने शहर कोतवाली पुलिस को यह बात बताई। पुलिस को यह सुनकर हैरानी हुई। वह जिसे खुद से मरी समझ रही थी, उसकी हत्या की बात सामने आने पर रिंकी से पूछताछ की गई। उसके बाद रिंकी ने अपनी कॉपी और पेंसिल मंगवाई। उसने आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर एक रेखांकन बना दिया। पहली नज़र में उसमें कोई खास बात का अनुमान नहीं लगा, किंतु सरसरी निगाह से देखने पर वह अलग तरह की लगी। रेखांकन में रिंकी ने अपनी मम्मी के दोनों हाथ बराबर बनाए, लेकिन मम्मी की गर्दन की दाईं तरफ उसने एक और हाथ बनाया। इस तीसरे हाथ के साथ कोई चेहरा नहीं था। रिंकी ने बताया कि तीसरा हाथ उसके पापा का है। उस हाथ को उसने मम्मी की गर्दन के काफी करीब से बनाया। इस रेखांकन को बनाने के बाद रिंकी ने वारदात की पूरी बातें बता दी। इस जानकारी के बाद सोनाली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया और एकमात्र चश्मदीद गवाह रिंकी के बयान के आधार पर आरोपी पति संदीप बुधौलिया, मां विनीता, भाई कृष्णकांत और उसकी पत्नी मनीषा के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद आरोपी पति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि सोनाली की मौत गला घोंट कर की गई थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी मृत महिला सोनाली के पिता संजीव त्रिपाठी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने वर्ष 2019 में अपनी बेटी की शादी झांसी के शिव परिवार कॉलोनी में संदीप बुधौलिया से की थी। संदीप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। शादी के बाद से ही दामाद और उसके फैमिली वाले बेटी को प्रताड़ित करने लगे थे। सोनाली ने 5 साल पहले बेटी रिंकी को जन्म दिया था। तभी उसको ताने मारने के साथ अस्पताल में अकेला छोड़कर भाग गए थे, जिस पर वह बेटी को अपने साथ घर ले गए। करीब 1 साल बाद ससुराल वाले सोनाली को साथ ले गए और फिर उत्पीड़न करने लगे, जिस पर बेटी ने मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि घटना के 6 माह पहले ही समझौता हो गया था। सोनाली के मामा के बेटे की शादी थी। सोनाली अपनी मासूम बेटी रिंकी को लेकर 12 फरवरी को शादी में गई थी। शादी कार्यक्रम के दौरान ही पति ने फोन कर उसे घर बुला लिया था। तब उसने कहा था, अभी नहीं आई, तब कभी मत आना। सोनाली की ससुराल से 17 फरवरी की सुबह सुबह फोन आया कि सोनाली की तबीयत खराब है। फिर फोन आया कि उसने फांसी लगा ली। वे मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां नातिन रिंकी ने बताया कि पापा ने मम्मी को मारा और फिर गला दबा दिया। इस पूरे मामले की तहकीकात करने वाले सीओ रामवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बारे में सोनाली के पिता संजीव त्रिपाठी ने बताया कि 2 साल तक पति पत्नी का विवाद चलता रहा। कोर्ट से राजीनामा कर उनकी बेटी को घर ले गए। उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ उनकी बेटी को बीती रात फांसी के फंदे पर लटका दिया और मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया। जैसे ही मायके वाले पहुंचे तो उन्हें देखकर ससुराल वाले भाग गए। इसके बाद मृतका के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में ही हंगामा किया। उन्होंने कहा कि पहले बेटी की मारपीट की, फिर मार कर टांग दिया। उसके चेहरे और पैर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। उसके बाद आरोपी संदीप बुधौलिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस द्वारा सुलझाया गया यह अनोखा केस था, जिसे में एक 5 साल की बच्ची के रेखांकन के आधार पर मामला जल्द सुलझा लिया गया था। सोनाली का पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार में उसकी बेटी ने ही मुखाग्नि दी थी। सोनाली की मौत सिर्फ एक घटना नहीं, समाज की एक दुखद हकीकत है। दहेज, अपमान और घरेलू हिंसा ने फिर एक बेटी की जान ले ली।
सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस सच को सामने लाने वाली कोई वयस्क गवाही नहीं, बल्कि 5 साल की मासूम रिंकी की आंखों ने देखा और उसके छोटे से रेखांकन ने पूरी कहानी बयां कर दी। एक बच्ची की मासूमियत ने वो सच बोल दिया जिसे बड़े छिपाते रहते हैं। हमारी सोच कब बदलेगी? बेटी शादी के बाद बोझ क्यों मानी जाती है? क्यों एक लड़की की खुशियां मायके और ससुराल की जिद के बीच कुचल दी जाती हैं? एक बाप गाड़ी नहीं दे पाया और कीमत उसकी बेटी की जिंदगी बन गई। घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं, अपराध है। दहेज की भूख, झूठी इज्जत और समाज का डर, इन्हीं तीनों ने एक और बेटी की जान ले ली। अगर सोनाली जैसी कोई और महिला आपके पास मदद मांगे तो उसे घर वापस मत भेजिए, उसकी आवाज बनिए। क्योंकि चुप्पी ही हत्यारों का सबसे बड़ा हथियार है। घरेलू विवाद घर के चार दीवारों का मामला नहीं, यह अपराध है। चुप रहकर सहना समाधान नहीं, बल्कि अपराधियों को बढ़ावा देना है। हर माँ बाप, हर बहन, हर बेटी और हर बेटे से अपील, अगर आपके आसपास कोई सोनाली हो तो बोलिए, कदम बढ़ाइए, उससे पहले कि देर हो जाए। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए। धन्यवाद।